दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार के तेवर देखकर मोदी शाह तो कम से कम यह सोचने लगे हैं उन्होंने अपनी राजनीतिक बिसात कहीं गलत तो नहीं बिछा डाली, क्योंकि जिस तेवर के साथ नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस रणनीति के तहत वो जनता दल यूनाइटेड यानी अपनी पार्टी के दफ्तर कल भी गए और आज भी पहुंचे और आज बकायदा उन्होंने वार रूम का परीक्षण किया, और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता अब यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वह नीतीश कुमार ही होंगे, यानी यह वही बीजेपी है और वही पार्टी के वही कद्दावर नेता अमित शाह हैं जो कल तक कह रहे थे कि दरअसल विधायक तय करेंगे। लेकिन जो हालात वोटिंग के दौर में बनते चले गए और जिस तरीके से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार के वोटर जमा होते चले गए, उसमें जो भी नैरेटिव बनाया गया वो नैरेटिव बीजेपी के अनुकूल तो बिल्कुल नहीं। बीजेपी को भी नैरेटिव बनाना पड़ गया कि सब कुछ नीतीश कुमार के ही इर्द गिर्द है। तो अब बोले तो कौन बोले कि दरअसल नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो जश्न जबरदस्त है। जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जश्न की तैयारी है और कल जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के पीछे कतारबद्ध होकर बीजेपी के नेता कहां कैसे खड़े होंगे सबको यह समझ में आने लगा है। लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है। वो चेहरा आरजेडी के दफ्तर पर जाता है या कहें तेजस्वी के घर पर जाता है, जहां पर जश्न इस रूप में है कि पता है सभी को इतनी बड़ी तादाद में बहुमत के पड़ने का मतलब कभी भी सत्ताधारी को सत्ता में बरकरार रखना होता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का नाम सामने आने पर तेजस्वी भी फिसल जाते हैं और यह कहने से चूकते नहीं हैं कि दरअसल नीतीश से बेहतर मुख्यमंत्री तो था नहीं कोई। बीजेपी ने बंटाधार किया और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के जो भीतर ही मौजूद थे, जो कि बीजेपी के साथ हो गए थे, उन्होंने बंटाधार कर डाला। लेकिन नीतीश तो अपनी जगह सही थे। ये दरअसल वो लाइनें हैं जो कि कल चुनाव परिणाम आने के बाद किस समीकरण के आश्रय बहुमत का प्लान कैसे तैयार होगा और वो किस दिशा में बैठेगा यह भी तय कर रहा है। यानी जरा से कोई भी फिसल गया, वो एनडीए जो सत्ता में पहुंच रहा है एग्जिट पोल के जरिए, वो महागठबंधन जो सत्ता में पहुंच रहा है वोटिंग परसेंटेज के जरिए, दोनों के बीच एक लड़ाई है। एक तरफ वोटर की बड़ी तादाद है, दूसरी तरफ इस देश के मीडिया का एग्जिट पोल है, और दोनों के बीच दो ही नेता खड़े हैं। वहां बीजेपी या मोदी शाह नहीं है, वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खड़े हैं, और दोनों बाखूबी जानते समझते हैं कि दरअसल अपनी छत्रपता को बचाए रखने के लिए रणनीति आगे की तय करनी होगी। यानी जरा सा फिसले और कहीं अगर त्रिशंकु की स्थिति हो गई तो ऐसे में दोनों के साथ आने नहीं चाहिए। तो एक दूसरे के प्रति नरम भाव है, और तेजस्वी का नाम एक बार भी चुनाव प्रचार के वक्त निशाने पर नहीं लिया नीतीश कुमार ने। तेजस्वी ने एक वक्त भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया निशाने पर चुनाव प्रचार के वक्त में। मौजूदा सरकार की गड़बड़ियों का जिक्र होते रहा, बीजेपी का जिक्र होते रहा, एनडीए और डबल इंजन का जिक्र होते रहा। ये सारे संकेत हैं, और इन संकेत के बीच जब जश्न की तैयारी जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में है, तो कल तक एक पोस्टर नजर आ रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और आज एक समर्थक ने यह कहकर टांग दिया कि टाइगर अभी जिंदा है, और इस पोस्टर को चस्पा कर दिया जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के ठीक सामने। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी बाखूबी 2020 को याद भी कर रही है और कहने से चूक नहीं रही है। उस समय 10-10 सीटें गड़बड़ाई थी, क्योंकि उस वक्त के अधिकारियों ने जीते हुए कैंडिडेट्स को आखिर में हरा दिया था। लेकिन इस वक्त स्थितियां बिल्कुल अलग हैं, और अगर इस बार हराने की कोशिश हुई, जो जाहिर है नीतीश कुमार के जरिए नहीं होगी, वो दिल्ली में बैठे आकाओं के जरिए होगी, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं निशाने पर होगा, तो ऐसे में खुलकर यह कहने से अब आरजेडी के समर्थक घबरा भी नहीं रहे हैं, और उनके छिटपुट नेता भी ये कहने से चूक नहीं रहे हैं। उसके बाद जो सड़कों पर होगा वो आपको
शायद भारत के पड़ोसी देशों में जो जो कुछ हुआ है सब नजारा आपकी आंखों के सामने होगा। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है, तो हम उनको सचेत कर देना चाहते हैं, उनको हम सावधान करा देना चाहते हैं कि जो पब्लिक 80,000 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं तो या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर आप वहां बाहर आइएगा। और आपको उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। और आम जनता, आम पब्लिक, आम आवाम के लोग आपको रोड पर उतरे हुए दिखेंगे। ये आरजेडी के नेता सुनील सिंह हैं, लेकिन आरजेडी का अपना कैडर इस हकीकत को जानता है कि अगर इस बार नहीं तो फिर शायद कभी नहीं, क्योंकि लालू यादव के लिए भी एक लिहाज से चुनाव देखना यह आखिरी हिस्सा है। नीतीश कुमार के लिए भी यह पूरे तरीके से उम्र के लिहाज से एक आखिरी चुनाव है। इसके बाद 2030 में चुनाव होंगे। लगातार आरजेडी चुनाव हार रही है और इसके बाद कैडर, पार्टी, वोटर, समर्थक, एमवाय समीकरण कैसे बचेगा वो नहीं जानते। इसीलिए तैयारी इस रूप में है कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और इसका जिक्र बार बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह बात वो लगातार 10 तारीख से ही करने लग गए, जब 6 तारीख की वोटिंग खत्म हुई और 11 की वोटिंग अभी शुरू हुई नहीं थी। और हमारी टीम ने बतलाया कि पिछले दौर में यानी 10 तारीख के बाद से अभी तक यानी 13 तारीख तक लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुलाकातों के बीच जो सार्वजनिक तौर पर कही गई बातें हैं, उसमें लगभग 18 बार वो कह चुके हैं कि 18 तारीख को शपथ होगा। और इसी लिहाज से कार्यकर्ता जिले दर जिले तैयार है। सब कोई जानता है कि यह चुनाव उन वोटरों के आश्रय ही उन्हें जीत दिला रहा है जिनकी तादाद एक झटके में 9.6% बढ़ गई। और इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ उस समीकरण के आश्रय नहीं चल सकता है जो कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और जो महिलाओं का भी आंकड़ा है वह भी उसके भरोसे नहीं चल सकता है। हमारी टीम ने एक दूसरा आंकड़ा भी आप लोगों के लिए निकाला है और बताया है कि देखिए, दरअसल बिहार के भीतर आरजेडी इसलिए गुस्से में है कि उसे डर क्यों लग रहा है। जीत के जश्न में खनल वोटर नहीं हराएगा बल्कि परिस्थितियां हरा सकती है और वो परिस्थितियां दिल्ली से तय होती है। शायद इसीलिए आरजेडी के नेता कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसको इंडिकेट क्यों कर रही है? क्योंकि जो 30 सितंबर तक एसआईआर की लिस्ट आई थी जिसका ऐलान 6 अक्टूबर को हुआ, उस समय बिहार के वोटरों की तादाद 7,43,55,976 थी। 7,43,53,976। और 10 तारीख को 10 अक्टूबर को जब इलेक्शन कमीशन ने पोस्ट पोल प्रेस नोट जो जारी किया उसमें लिखा हुआ था 7,45,26,858। यानी इन 4 दिनों के भीतर ही 1,70,882 वोटर बढ़े थे। उसके बाद दूसरा हिस्सा आता है कि दरअसल महिलाएं जो बिहार के भीतर थी उनकी संख्या 4,34,00,000 महिलाएं जो थी वो ज्यादा थी जो एसआईआर बताया गया, यानी उनका नाम वहां से हटाया गया, जो डिलीट किया गया। उसमें 5,70,000 महिलाओं का नाम डिलीट किया गया। ये 4,34,00,000 महिलाएं का जो जिक्र हम कर रहे हैं, ये पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट उन्होंने डाले। यानी 5,70,000 वोट लोकसभा इलेक्शन के समय जो महिलाएं थी उनको नाम कटा है, डिलीट हुआ है। और इसमें ज्यादातर 18 से 29 बरस तक की उम्र की महिलाएं हैं, जो ज्यादातर माना गया कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गई। जाहिर है शादी के बाद शिफ्ट हो गई या जो भी वजह रही होगी, यह इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि दरअसल जो वोट पड़े उसमें जितनी बड़ी तादाद में वोट हटाए गए उसकी तुलना में जो वोट पड़े वो बतलाते हैं कि अगर वो वोट नहीं कटे होते तो वो 70% के लगभग वोट होते महिलाओं के। वोट कटने के बाद वो 71% हो गए।
यानी बढ़ गए और महिलाओं के वोट ही इस दौर में 5,70,000 डिलीट हुए हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जेंडर रेशियो जो बिहार का है वह भी डगमगा गया। लोकसभा चुनाव के समय 2024 में 1,000 पुरुषों पर 907 महिलाएं थी, जो कि विधानसभा के चुनाव आते आते 907 से घटकर 892 हो गई। 892 पर 1000 पुरुष मेल। इसीलिए घबराहट सी कहीं ना कहीं रेंग भी रही है जश्न की तैयारी के बीच। इसीलिए जब कृष्ण अल्लावरू, जो कि तमाम कांग्रेस की चीजों को देख रहे थे, आज जब वो पहुंचे और उनका भी एक सवाल था, काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पहले गड़बड़ी हुई है, हमने चिताया है। क्या कहा उन्होंने? काउंटिंग में गड़बड़ी होगी तो सबको चिंता करने की जरूरत है, लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ काउंटिंग ही नहीं, पोलिंग के दिन और उससे पहले भी गड़बड़ियों की बात हो रही है। सबूत के साथ हमने रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी भी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को थोड़ी सद्बुद्धि मिल गई होगी और उम्मीद है कि कल गड़बड़ी नहीं होगी। इसमें दो मत नहीं कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पता है कि दरअसल इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन, इस चुनाव में हार का मतलब शायद भविष्य की पूरी रणनीति को नए सिरे से मथना होगा, या फिर राहुल जिस रास्ते पर चल रहे हैं या सबको कह रहे हैं कि आप चल पड़िए, चुनाव के धारा में मत फंसिए, क्या वाकई ऐसी स्थिति आ जाएगी? लेकिन जश्न तो अपने तौर पर तेजस्वी यादव के घर पर, ऑफिस में, तमाम जगहों पर है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़ी खुशी जो है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक झटके में सभी ने खारिज कर दिया था। उनके अपने नेताओं ने खारिज कर दिया था। कोई कहता नहीं था, सिर्फ कहता था कि अगुवाई में, कोई कहता नहीं था वो मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के नेता तो कतई नहीं, यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड के नेता भी ये कहते थे कि उनकी अगुवाई में, लेकिन मुख्यमंत्री शब्द नहीं निकलता था। लेकिन इस पूरे चुनावी प्रकरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़े, एग्जिट पोल का नैरेटिव निकल कर आया, जो महिलाओं के इर्द गिर्द बढ़ता चला गया, और वोटिंग परसेंटेज को 2010 से जोड़ा जा रहा है। उस वक्त जब चुनाव परिणाम आए थे तो 200 पार उस वक्त एनडीए हो गया था। क्या वो परिस्थिति वाकई आ रही है? लेकिन जब बिहार के अपने इतिहास को 1967 से, जब गैर कांग्रेसवाद की पहली सरकार बिहार में बनी थी, तब से लेकर अब तक परखेंगे तो ये परिवर्तन की दिशा का वोट है। ये मैसेज बहुत साफ निकलेगा। बावजूद इसके नीतीश कुमार की खुशी इसलिए भी ज्यादा है और उनकी बॉडी लैंग्वेज इस दौर में इसलिए भी बदल गई है क्योंकि वो जानते हैं कि इस पूरे चुनाव के केंद्र में हो या नहीं हो, लेकिन एनडीए के केंद्र में वो खड़े हैं। या तो मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की दिशा में भी कदम बढ़ सकते हैं। यानी कल तक जो ये कह रहे थे कि देखिए वो बीमार हैं, मुख्यमंत्री पद नहीं संभाल पाएंगे, एक झटके में चुनाव प्रचार के वक्त 100 के करीब रैलियां करना, और कल जिस तरीके से मंदिर, दरगाह, गुरुद्वारे और आज जनता दल यूनाइटेड के वार रूम में चले जाना, लोगों से मुलाकात करना, बताना, बोलना, ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि जो भी जनादेश आएगा उसके हिसाब से क्या वाकई नीतीश कुमार उस पूरे जनादेश के बीच में इस तर्ज पर खड़े होंगे जहां पर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा वही तय करेंगे या खुद बनेंगे। और दूसरी तरफ अगर वो नए समीकरण की दिशा में बढ़ते हैं तो देश के भीतर की राजनीति में खलबली मच जाएगी और दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उनकी धड़कनें तेज हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने ही तो शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन बनाने की दिशा में, पहला कदम तो पटना से ही उठा था। तो क्या आने वाले वक्त में उस दिशा में उनके कदम भी फिर से बढ़ सकते हैं? ये सारे अभी सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अब बीजेपी के नेता रामकृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, माना जा रहा है कि वो आगे चल रहे हैं, यानी जीत सकते हैं। वो पहले आरजेडी में थे, अब वह बीजेपी में है। वह भी कहते हैं नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। और तो और अब जनता दल यूनाइटेड के नेता के भीतर से भी जो कल तक अगुवाई का जिक्र करते थे राजीव रंजन नेता, वह भी निकल कर आते हैं और कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल टाइगर जिंदा है और
जिस तरह से टाइगर के अस्तित्व पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, करारा जवाब नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की अनोखी शैली से दे दिया है। एक प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली एनडीए सरकार के लिए मिल चुका है। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। नई सरकार एक बार फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनने जाए। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। दरअसल बिहार की मौजूदा राजनीति का यह सच तो जरूर है कि नीतीश कुमार से हटकर कोई दूसरा नेता इस रूप में खड़ा ही नहीं हो पाया जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। यानी विकल्प बिहार के भीतर जो मुख्यमंत्री पद पर होगा वो नीतीश कुमार से हटकर क्यों नहीं है। इसके लिए हमें लगता है इसलिए भी परखने की जरूरत है क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार की अपनी पहचान सभी जाति और धर्म को साथ लेकर चलने की है और बीजेपी खुले तौर पर यह कहने से चूकती नहीं है। और इस चुनाव के बीच में बाकायदा गृहमंत्री ने एक इंटरव्यू में भी कहा, हम मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते हैं। तो बीजेपी तो उन्हें मानकर चलती है कि वो वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमान भी हैं। और पुराने वक्त के सांसद अहमद अशफाक करीम साहब, जब उनसे यह सवाल पूछा गया, वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, उनसे यह सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या है नीतीश कुमार में। उनका कहना है कि दरअसल बीजेपी जिन रास्तों पर नहीं चलती है, नीतीश कुमार उन्हीं के साथ खड़े होकर उन्हीं रास्तों पर चलते हैं और सबको अपने साथ समेट लेते हैं। इसीलिए इस बार की वोटिंग में भी मुस्लिमों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। यह अलग मसला है कि पिछली बार जितने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा नीतीश कुमार ने किया था सभी हार गए थे, लेकिन वोट अगर उनके पक्ष में पड़ रहा है और एक पूर्व मुस्लिम सांसद इस बात को खुले तौर पर कह रहा है कि जब वो अपनी जमात के बीच जाते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं और उन्हें पता भी चलता है। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बीजेपी की पूरी राजनीति और रणनीति को साधने के लिए नीतीश कुमार उनका चेहरा इसलिए हो जाते हैं बीजेपी का भी बिहार आकर, क्योंकि बीजेपी अपने बूते पूरे बिहार को नहीं साध सकती है। और नीतीश कुमार जहां जहां कमजोर पड़ते हैं, जिस मंडल कमंडल की राजनीति से निकलकर वो जहां जहां कमजोर पड़े वहां वहां साथ उन्हें बीजेपी के वोट बैंक के वोट ट्रांसफर से मिल जाता है। तो यह एक ऐसी परिस्थिति हमेशा से रही जिसका लाभ बीजेपी को ज्यादा मिला, नीतीश को कम इसलिए मिला क्योंकि नीतीश शिफ्ट जब हुए लालू यादव के साथ 2015 में, उस वक्त उनका वोट परसेंटेज और सीट पुराने वोट परसेंटेज और सीट की तुलना में बढ़ भी गया, यह भी सच है। तो नीतीश जिस रूप में मौजूद है उसमें हमें लगता है कि अहमद अशफाक करीम साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, एक क्षण के लिए उसे सुनिए जरूर। मुसलमानों को हमेशा ये दर्द रहता है, ये शिकायत रहती है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ हैं। मैंने ये कहा कि देखिए साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके ही उन्होंने अक़लियत का काम किया है और सारा काम किया और कभी मॉब लिंचिंग नहीं होने दिया, कभी किसी तरह का दंगा फसाद नहीं होने दिया। हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों के दोनों के, और सिख हो या क्रिश्चियन हो, सब के को मिला कर एक मोहब्बत का सबक दिया उन्होंने, जिसकी वजह से कहीं भी कोई भी ऐसा अलमिया नहीं हुआ और बहुत सुकून से बिहार इतने दिनों में चलता रहा। जो कहा जा रहा है, जो देखा जा रहा है, कल तो जनादेश सामने आ ही जाएगा। लेकिन इन सब के बीच और जनादेश आए उससे पहले दो परिस्थितियां बड़े मायने रखती है। पहली परिस्थिति तो यही है, जिन नीतीश कुमार को मान लिया गया था कि वो मुख्यमंत्री पद पर अब नहीं बैठ सकते हैं, आज वो फिर से जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में और वार रूम में जाते हुए नजर आए और बाखूबी अपने ही पैरों पर चल रहे थे, बिना किसी सहारे के चल रहे थे, कुछ दिशा निर्देश भी दे रहे थे, कुछ सुन भी रहे थे, कल की तैयारी का आकलन भी कर रहे थे और अपने अपने तौर पर जश्न कैसे होगा इस दिशा में भी चर्चाएं हुई हैं, नेताओं के साथ हुई है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर इस चुनाव में उभर सकती है, यह संकेत एग्जिट पोल के जरिए आया है, उसी एग्जिट पोल के जरिए जिसने एनडीए को सत्ता में पहुंचाने का जिम्मा लिया है।
और दूसरी तरफ की परिस्थिति बहुत साफ है कि जो समीकरण बिहार के भीतर की राजनीति में है, अगर उसमें बिहार की जनता विकल्प खोजेगी तो एक दृष्टि प्रशांत किशोर की दिशा में हर किसी की जाएगी, लेकिन दूसरी दृष्टि एक बिहार में नए समीकरण बनने की दिशा में भी जाएगी, जो कि पुरानी परिस्थितियों को फिर से एक साथ ला सकती है, जो चचा भतीजे का एक पुराना गठबंधन माना जाता है। और यही वो परिस्थितियां हैं जिससे घबराहट मोदी और शाह के बीच में है, क्योंकि उनकी अपनी बिसात पर बहुत साफ था बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, जो संयोग से डगमगाया है। जनता दल यूनाइटेड छोटे भाई के तौर पर होगी, कम सीटों के तौर पर होगी और उसको अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, वह भी डगमगाया है। चिराग पासवान नए हीरो के तौर पर उभर कर आ जाएंगे और बीजेपी उनके पीछे खड़ी हो जाए तो वह बिहार के युवा नायक हो सकते हैं, वह भी डगमगाया है। जो छिटपुट छोटे छत्रप है उसमें मांझी का जिक्र कीजिए या कुशवाहा का जिक्र कीजिए, वहां पर भी बात सिर्फ और सिर्फ जाति समीकरण के आश्रय वोटों के इर्द गिर्द घुमड़ती रही। नेताओं की पहचान परिचय उस रूप में उभर ही नहीं सकी। यानी एक मैसेज जो देना था कि किस तरीके से बीजेपी सब कुछ है, वो एक झटके में बीजेपी बिना सबके कुछ भी नहीं है, यह मैसेज इस चुनाव के भीतर आ गया। और नीतीश कुमार एनडीए के भीतर बिहार में सबसे बड़े नायक हैं। यह परिस्थिति जो नजर आ रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आज वो वार रूम में गए थे, एक तस्वीर देखिए। थोड़ा सा अब सवाल है संकेत क्या है। नीतीश कुमार का पहला संकेत, जो 5 सवाल इस चुनाव के भीतर कल जनादेश से पहले फंसे हुए हैं, उसमें पहला नंबर तो नीतीश कुमार का ही है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री, आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की रेस में, आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ, आने वाले वक्त में दिल्ली की सत्ता को डगमगाते हुए, आने वाले वक्त में एनडीए के ही सबसे बड़े चेहरे के तौर पर राष्ट्रपति की दिशा में। वो कौन सी परिस्थिति होगी कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर पूरा चुनाव एक सस्पेंस और थ्रिलर में जाकर फंस चुका है। दूसरी परिस्थिति, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए एक लिहाज से यह आखिरी मौका, एक ऐसा मौका जिसमें वो चरम पर पहुंच चुके हैं। समूचा विपक्ष उनके पीछे जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो जानते थे कि अगर तेजस्वी हार गए तो असर यूपी पर उनके खिलाफ जाएगा, तेजस्वी जीत जाएंगे तो फिर यूपी में सब कुछ उनके अनुकूल होगा। यानी उनका पूरा प्रचार एक तरीके से उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर खुद को चुनाव प्रचार में झोंकने का था। यानी तेजस्वी के इर्द गिर्द की राजनीति जो है वो उनकी सत्ता में आने और नहीं आने को लेकर इतनी बड़ी हो चली है कि कल्पना कर सकते हैं अगर वो सत्ता में आ गए और उन्होंने नौकरी दे डाली जिसका उन्होंने वादा किया है, तो इस देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी पहचान होगी। और अगर हार गए तो राजनीतिक तौर पर उनकी दिशा क्या होगी। और शायद इसी तीसरा सवाल इलेक्शन कमीशन और जोड़तोड़ की राजनीति का जुड़ा हुआ है, जो सीधे तौर पर इस देश के वोटरों को चुनौती भी दे रहा है, समझा भी रहा है, सहला भी रहा है। या कहें दिल्ली की सत्ता अपने तौर पर बिहार को भी या तो आईना दिखा रही है, या फिर उस आईना के भीतर कई दरारें जो पड़ गई है तो हर कोई हर दरार में अपना चेहरा झांक कर देख कर खुश हो रहा है। बीजेपी की स्थिति कमोवेश यही है। इसीलिए कल तक जो वो कहती थी आज वो नहीं कह रही है। चौथा सवाल कांग्रेस का है और तमाम छत्रपों का है, क्योंकि सभी की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के परिणामों से बंधी हुई है। उन छत्रपों की राजनीति का अंत ना हो जाए जो ये सोच रहे थे कि दरअसल बिहार के भीतर चुनाव जीतेंगे तो बिना उनके कोई नहीं सत्ता में आ पाएगा, अगर वो डगमगा गया तब क्या होगा। और कांग्रेस का रास्ता इसके बाद सिवाय चुनाव से दूर हटकर जिस इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा किया, उस दिशा में उन्हें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। जो भूल वो पहले कर चुके हैं,
ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं लिया? राजनीति साधनी आनी चाहिए थी, लेकिन दो नाव में वह पांव रखकर आगे बढ़े और तैरते चले गए और मानकर चले कि अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और पांचवां सवाल सबसे बड़ा है, बिहार के उन वोटरों का जिनके भीतर की आकांक्षाएं इस बार जीतेंगी या हारेंगी। उस उम्मीद और उस भरोसे के पीछे कई नायक हैं। एक नायक प्रशांत किशोर है, एक नायक तेजस्वी यादव है, एक नायक नीतीश कुमार है। कोई चौथा नायक बिहार के भीतर अभी भी नहीं है, और तीनों बिहार के हैं। यानी इस कड़ी में आप राहुल या नरेंद्र मोदी, इन दोनों का नाम नहीं ले सकते हैं। और इस पांचवें सवाल से शायद बिहार के लोग, बिहार के वोटर, उनकी स्थिति, वो प्रवासी मजदूर हो, वो बेरोजगार हो, वो महिलाओं की पूरी कतार ही क्यों ना हो, सबके जहन में एक ही सवाल है। अब 25 से 30 क्या वाकई नीतीश? 25 से 30 क्या वाकई परिवर्तन? 25 से 30 क्या वाकई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव? 25 से 30 क्या दिल्ली की सत्ता का डामाडोल हो जाना? 25 से 30 खेल क्या है? बस कल का इंतजार कीजिए, सुबह होते ही सब कुछ नजर आने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।